गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पूरा कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका। और कोविड-19 का टाइम है, थोड़ा सा आप लोग घर पे बने रहें, पॉजिटिव रहें और जो काम हम आपको दे रहे हैं उसे सीरियसली करते रहें। लेकिन साथ साथ अपने आप को आपको तनाव से दूर रखना है। आप चीज़ों को लेके ज़्यादा पैनिक ना हो। आप ये ना सोचें कि स्कूल कब से खुलेंगे, क्या हमें इसी तरह पढ़ना होगा। हम अपने सेशंस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे जुड़ने की भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको जो पढ़ाई है वो सही तरीके से करवाते रहें और जितने भी लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके डाउट्स भी आपके टाइम पे हम सॉल्व कराते रहें। नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर। देखिए, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है और स्केलर क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जोड़ेंगे, घटाएंगे मतलब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें इस चैप्टर में देखना है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये पूरी फिज़िक्स में इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ जो क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके एडिशन में, उनके सब्ट्रैक्शन में, उनके मल्टीप्लिकेशन में हमें ये चैप्टर बहुत हेल्प करने वाला है। दो चीज़ें फिज़िक्स में मेन है, मैथमेटिकल टूल्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर अगर आपको सही तरीके से आता है, मैथमेटिकल टूल आपको सही तरीके से आता है, तो फिज़िक्स सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप ये चैप्टर स्किप करते हैं या आप इसको लाइटली लेते हैं तो फिर आपको आगे फिज़िक्स समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मेरा सुझाव, मेरा सजेशन है आप सभी को कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई डाउट आता है तो तुरंत व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डाउट पूछें और अगर आप फिजिकली यहाँ आके इंस्टीट्यूट पे आके डाउट पूछना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन सिर्फ एक बार में एक ही स्टूडेंट को हम डाउट बता सकते हैं, इसीलिए भीड़ ना लगाएं और आने से पहले प्रायर अपॉइंटमेंट आप ज़रूर ले लें। थैंक यू। शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर। देखिए, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। क्या होता है स्केलर? तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जो क्वांटिटी जिनको शो करने के लिए मुझे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। द क्वांटिटीज़ which do not require any specific direction to represent are known as scalar क्वांटिटीज़। अब आप सोच के बताइए कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको शो करने के लिए मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम। अगर मैंने आपसे पूछा कि टाइम क्या हुआ है तो टाइम को शो करने के लिए मुझे डायरेक्शन नहीं बतानी। अगर मैंने ये पूछा कि कितने किलो है कोई चीज़, ठीक है, तो किलो मतलब मास को शो करने के लिए मुझे डायरेक्शन नहीं बतानी। ऐसे ही अगर मैंने ये कहा कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई तो उसको शो करने के लिए भी मुझे कोई डायरेक्शन नहीं बतानी। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा वेक्टर, जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले हम स्केलर के एग्जांपल्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है,
तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं, स्केलर। और स्केलर इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डिफ़ाइन करने के लिए या इन्हें बताने के लिए मुझे किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मुझे और डायरेक्शन शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब आप समझ गए होंगे, ऐसी क्वांटिटी जिनको शो करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर। यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर में द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड as well as direction is known as vector quantities, but it should also follow vector laws of addition। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमने कि कोई भी क्वांटिटी जिसको शो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, साथ में डायरेक्शन चाहिए, और वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गई, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होता है। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को एडिशन करने के लिए कौन से लॉज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, देखो इसके एग्जाम्पल होंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, इन सब क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते टाइम हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए। और ये क्वांटिटीज़ क्या करती हैं, ये क्वांटिटी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हैं। ये ध्यान रखें आप, किसको फॉलो करते हैं, ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को। तो पहले दोनों की डेफिनेशन नोट कर लीजिए और दोनों के एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे एक नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो आप ध्यान रखेंगे। आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, उसका एडिशन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज it does not follow vector laws of addition। नोट करिए यहाँ तक। हमने ये देख लिया कि स्केलर कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, और हमने एक एग्जांपल लिया कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि उसका जो एडिशन है वो वेक्टर एडिशन नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको।
नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम इस तरह से लिखें तो उसके ऊपर अगर हम एक एरो लगा दें तो एरो जो होगा वो इस तरीके का होगा। तो जो लेंथ है एरो की, लेंथ शो करती है मैग्नीट्यूड, और जो एरो का जो सिंबल है, ठीक है, ये वाला, ये शो करता है डायरेक्शन। ठीक है, और किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम इस तरह से एक एरो प्लेस कर देते हैं तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या लिख देंगे, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरो। कैसे कि अगर हम किसी क्वांटिटी के ऊपर क्या प्लेस कर दें, हम किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो प्लेस कर दें तो हम लिख देंगे इफ वी प्लेस एन एरो ओवर ए क्वांटिटी या ओवर ए सिंबल ऑफ that quantity, then it will represent a vector। ठीक है, तो वो उसके वेक्टर को बताएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि वेक्टर ए, तो इसके साथ दो चीज़ हो गई, ए क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए वेक्टर का हम क्या ले लेते हैं, इसे कहते हैं हम मॉड। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, बिना एरो के जो क्वांटिटी हम लिख देंगे वो मैग्नीट्यूड कंसीडर होगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़, अगर क्वांटिटी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में है लेकिन एरो हमेशा ऐसा ही बनेगा। फॉर एग्जांपल, एक क्वांटिटी ये है मान लो, ठीक है, ये 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन ये है, तो हमने एक क्वांटिटी को ऐसे शो कर दिया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि डायरेक्शन ये है और ये बी है, तो बी जो वेक्टर होगा वो ऐसा ही होगा, ना कि ऐसा। ठीक है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, क्वांटिटी की डायरेक्शन किधर भी हो, हमें एरो ऐसा ही लगाना है। एरो लगाते ही क्या बन जाएगा, हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर है। दो तरीके हैं वैसे शो करने के, हम एरो भी लगा सकते हैं, साथ में हम ग्रीक लेटर्स से भी शो कर सकते हैं, ग्रीक, या हम उसको बोल्ड कर दें। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो बार बार ग्रीक लेटर बनाना या उसको बोल्ड करना वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबसे जो आसान तरीका है वेक्टर को शो करने का वो एरो लगाना है। इसीलिए वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं।